हे गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चे हमारी जो क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस है उसकी पहली बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। लाइक अदर वीडियोस एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। नोट्स के लिए यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम हैंडल का नाम है humanities_corner। वहाँ से आपको सारे ही जो नोट्स हैं जितने भी चैप्टर के वो ईजिली मिल पाएंगे। राइट तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम क्लास 9-10 से पढ़ते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है यार उसके 3 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, पहला है हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम है भाई लॉ मेकिंग। ठीक है, क्या करते हैं? लॉज बनाते हैं। कौन करता है? पार्लियामेंट कर रही होती है। ठीक है, हम डिटेल में इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। राइट अब हमें ध्यान क्या देना है, ये जो लॉज बनाते हैं लेजिस्लेचर इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं भैया हमारे एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, अगर हम यूनियन लेवल पे देखते हैं तो कौन कौन है हमारे एग्जीक्यूटिव? हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, देन देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। सिमिलरली स्टेट लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, स्टेट काउंसिल्स हैं, जो भी आपकी मिनिस्ट्री होती है वहाँ का जो कैबिनेट होता है वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर इन लॉज को या इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, थर्ड अगर हम ऑर्गन देखते हैं सो दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी का काम है जस्टिस से रिलेटेड। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक 9-10 में हम बहुत ही बेसिक इनके बारे में पढ़कर आ रहे होते थे। अब क्लास 11th में हमारे पास इन तीनों ही टॉपिक्स के ऊपर 3 सेपरेट चैप्टर्स हैं जिनको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जीक्यूटिव होता कौन है? ठीक है, एग्जीक्यूटिव कोई भी नहीं है, वो इंसान है जो मैनेज करता है, जो इंप्लीमेंट करता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है तो आपकी कंपनीज है, तो आपके बैंक है, तो आपकी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो डे टू डे डिसीजंस ले रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने स्कूल से लेकर के चलिए। ठीक है, अगर आपकी क्लास का कोई भी डिसीजन लेना है, आपके स्कूल के अंदर अगर आपकी क्लास का कोई भी डिसीजन लेना है तो कौन लेगी? वो आपकी क्लास इंचार्ज लेगी। राइट अगर स्कूल से रिलेटेड कोई भी ओवरऑल स्कूल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो वो कौन लेगा? इधर आपके प्रिंसिपल्स लेंगे या फिर आपके चेयरपर्सन लेंगे। राइट तो इस तरीके से डिफरेंट अलग अलग जगहों पे भले ही आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी सेटअप के अंदर चले जाओ, आपको वहां पे ऐसे एक इंप्लीमेंटिव ग्रुप की जरूरत होती है। ठीक है, अगर हम एग्जीक्यूटिव वर्ड ही देखते हैं तो इसका ही मतलब है इंप्लीमेंटेशन यानी लागू करना। ठीक है, तो अगर हम गवर्नमेंट के अंदर देखते हैं तो ये एग्जीक्यूटिव हमारा वो पर्टिकुलर ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो बेसिकली इंप्लीमेंटेशन को देखता है और एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। इंप्लीमेंट क्या करेगा? लॉज को या पॉलिसीज को। ठीक है, जो भी फ्रेमिंग पॉलिसी का प्रोसेस होता है उसके अंदर ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो डिसाइड करते हैं कि क्या पॉलिसीज होंगी, किस चीज़ के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। ट्रैफिक के लिए अलग रूल्स है। ठीक है, कंपनी सेटअप करने के लिए अलग रूल्स है, स्कूल्स खोलने के लिए, हॉस्पिटल्स खोलने के लिए आपके अलग रूल एंड रेगुलेशन है। इसी तरीके से डे टू डे ऑपरेशन के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव आपका स्ट्रक्चर है उसको भी मॉनिटर कौन कर रहा होता है? हमारे एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, अब जो ऑफिशियल टाइटल है एग्जीक्यूटिव के वो वेरी कंट्री है, कंट्री टू कंट्री। ठीक है, कहीं पे प्रेसिडेंट होते हैं तो प्रेसिडेंट की जगह काफ़ी कंट्रीज़ में आपको मोनार्क देखने को मिलेंगे जिनके पास सिमिलर पावर होगी। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे जर्मनी में चांसलर होते हैं। राइट सो ये टाइटल डिफर करते हैं बट मेजरली इनका जो काम है दैट इज मोर एंड ऑफन वेरी सेम विच इज इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। राइट आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं होते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होता है काफ़ी हद तक। हमारे सिविल सर्वेंट्स, IAS, IPS, हमारे जितने भी SDMs होते हैं, DMs होते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। राइट तो ये कौन है? हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो हमको समझ में आया एग्जीक्यूटिव है कौन। एग्जीक्यूटिव वो एक ग्रुप है जिसका काम है इंप्लीमेंट करना। ठीक है, किसको? पॉलिसीज को, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन को फंक्शन करना है। डे टू डे जो भी पॉलिसीज आ रही है उनको मॉनिटर करना है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखना है। अब एग्जीक्यूटिव्स 2 तरीके के हैं। एक है हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। राइट जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर हो गए। राइट एंड दूसरे हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव है हमारे सिविल सर्वेंट्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स। राइट आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, अलग अलग कंट्री में हमें अलग अलग तरीके के एग्जीक्यूटिव सेटअप देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल USA की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, वही आपका हेड ऑफ स्टेट है और वही आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो जैसे कि हमें इंडिया में देखने को मिलता है, जर्मनी में, इटली में, जापान में, UK में, पुर्तगाल में। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होगा? हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट है तो या मोनार्क होता है तो दे आर द हेड ऑफ स्टेट।
राइट। लेकिन मेजर पावर, इफेक्टिव पावर किसके हाथ में होती है? दैट इज इन द हैंड ऑफ पीएम एंड कैबिनेट, बिकॉज जो कैबिनेट होता है, फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में अभी हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, आप देख लीजिए, राइट। लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो जो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, हम वोट डाल के आए हैं, वो इलेक्ट होंगे, वही मिलकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर को बना रहे होंगे जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी, राइट। तो जो मेजर पावर है वो टेक्निकली तो इन्हीं के हाथों में होनी चाहिए, बिकॉज दे आर आर रियल रिप्रेजेंटेटिव्स, यही तो है जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने जनता ने चुना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो सेरेमोनियल हेड होता है, लेकिन ज्यादा पावर जो पूरा एक तरीके से कच्चा चिट्टा होता है, काम कौन कर रहा होता है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है, ठीक है। अब कनाडा के केस में देखते हैं तो यहाँ पे आपका पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मोनार्की है तो जो क्वीन होती है वो आपकी चीफ होती है स्टेट की, ठीक है। सिमिलरली जापान में अगेन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन रहेगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ठीक है। वहां पे एम्परर होते हैं तो एम्परर इज द हेड ऑफ स्टेट। सिमिलरली इटली की अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट है वो है हेड ऑफ स्टेट, जैसे कि इंडिया के अंदर होता है। जर्मनी में चांसलर जो पोजीशन है वो प्राइम मिनिस्टर के बराबर की है, सो चांसलर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। यानी जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आ रहा होता है वो होता है हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें ये समझ में आया कि हमारे पास प्रेसिडेंट भी होगा और हमारे पास प्राइम मिनिस्टर भी होगा, लेकिन पावर किसके हाथ में होगी? इफेक्टिव पावर, रियल पावर किसके हाथ में होगी? दैट वुड बी इन द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इलेक्टेड होकर के आ रहे होते हैं, यही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आगे चलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे हमें फ्रांस, रशिया या श्रीलंका में देखने को मिलता है। यहाँ पे भी अगेन आपका प्रेसिडेंट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है। अब प्रेसिडेंट डे टू डे पावर को पोजेस कर रहा होता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपके दोनों सेम पार्टी से भी हो सकते हैं और डिफरेंट पार्टी से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो उसको डिसमिस नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन वही होता है, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको भले ही हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा होता है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर ही रहता है, ठीक है। अब इनके अंदर हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कंपैरिजन आ सकता है तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा फ्लो चार्ट भी हमको अटैच करके दिया हुआ है। टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव दो तरीके के हैं, एक है कलेक्टिव लीडरशिप जिसमें हमारे प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड इन केस ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल लीडरशिप के अंदर हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है जहां पे प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे होते हैं, सो ही इज नॉट इवन अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, वही सारे फैसले यहाँ पे ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लीडरशिप हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे भी हमारा प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पार्लियामेंट्री का, तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कौन होते हैं? लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, राइट। आज इलेक्शन के रिजल्ट आया, आई डोंट नो वीडियो कब तक आएगा, लेकिन जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही होगी, 272 सीटें मिल रही होंगी, जिस भी आपके अलायंस को सीटें मिल रही होंगी, राइट, तो उनका जो लीडर होगा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। एंड ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, बिकॉज लेजिस्लेचर में कौन है? हमारे लोकसभा है, ठीक है। अब लोकसभा के वो मेंबर्स हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है और उन सब ने मिलकर के कलेक्टिवली एक यूनानिमस डिसीजन के साथ वो पीएम को इलेक्ट कर रहे होते हैं, अपॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट मोनार्क हो सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो, फॉर एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल? कनाडा का एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जापान, क्योंकि वहां पे एम्परर होता है, राइट। तो ये है हमारे मोनार्क होंगे, जो क्या होंगे? हमारे हेड ऑफ स्टेट होंगे, हेड ऑफ स्टेट, जो हम लास्ट स्लाइड पे अभी पढ़ के आए हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंट होगा, अगर पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है तो वहां पे हेड ऑफ स्टेट हमारा प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। ये सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी तक का जो पार्ट था दैट वाज ओनली अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है, क्या उसके काम होते हैं, ठीक है। हमने डिफरेंट कंट्रीज के 3 डिफरेंट सिस्टम्स को पढ़ लिया है कि कैसे कैसे फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव हमें वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब आते हैं मेन चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, और यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बन के आते हैं, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर हम अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद हमारे पास ये नया नया सिस्टम आया था। आज़ादी से पहले 1919 के एक्ट के तहत और 1935 के एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू ही अपनी सरकार चला रहे होते थे, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे लिए बेस्ट क्यों है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, अब हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, लोकसभा के जो मेंबर है वो है हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, और इन्हीं में से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स निकल करके आ रहे होते हैं,
कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इन्हीं में से होते हैं, बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए आपको लोकसभा का मेंबर होना कंपलसरी होता है या राज्यसभा का, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा एक इनडायरेक्ट कंट्रोल हमें अपने एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर भी देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ने हमने पढ़ा था कि वहां पे इंडिविजुअल लीडरशिप होती है। क्या होती है? इंडिविजुअल लीडरशिप होती है, और यहां तक कि जो प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल तक भी नहीं होता है। तो इसके कंपैरिजन में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम बेटर है, बिकॉज हमें वहां पे पर्सनैलिटी कल्ट नहीं देखने को मिलता कि एक ही इंसान है जो सारे डिसीजन ले रहा है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने प्रेफर किया कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज वहाँ पे जो सिस्टम है वो और भी ज़्यादा फेयर है। डिसीजन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिब्रेशन पे हो रहा होता है, डिबेट्स हो रही होती है हर चीज़ के अंदर। लोकसभा के 545 आपके मेंबर्स हैं, वो आगे बातचीत कर रहे होते हैं। देन सिमिलरली आपके राज्यसभा में बहुत सारे मेंबर्स हैं, राइट। तो कोई भी एक इंसान यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकता, जो काफ़ी हद तक हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल की। अगर हम बात करते हैं तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं। दे आर कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, राइट। तो वहां पे हमें एक काफी अच्छा फायदा देखने को मिलता है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम कंपेयर टू द अदर सिस्टम। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों ही लेवल के ऊपर, अपने नेशनल और स्टेट लेवल के ऊपर अडॉप्ट करके रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेशनल लेवल पे कौन कौन हमारे एग्जीक्यूटिव है? अगेन पहले भी पढ़ के आए थे, प्रेसिडेंट है, देन आपका प्राइम मिनिस्टर है, देन देयर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। स्टेट लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो आपके गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बच्चे क्या होता है? आप कैबिनेट मिनिस्टर बोलो या फिर काउंसिल मिनिस्टर बोलो, ठीक है। वो क्या होता है? आप लोकसभा राज्यसभा का एग्जाम्पल लो, ठीक है। लोकसभा के अंदर ए पार्टी को मेजोरिटी मिल गई है, ए को मेजोरिटी मिल गई है, इनका पीएम बन गया है, ठीक है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने 10 से 15 अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं हमारे पास, है ना। जैसे डिफेंस के जो हमारे हेड हैं, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं, राइट। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी है, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, और उनके लिए अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो मेंबर्स होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या इसी को ही कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है। ऐसा ही सिमिलरली स्ट्रक्चर हमारे पास स्टेट में भी होता है। आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर अलग होते हैं, देन आपके ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर अलग होते हैं, राइट। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को कोई पावर ही नहीं दी गई है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेसिडेंट अपनी पावर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अग्रीमेंट चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, तो ही वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। 6 पॉइंट आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। अगर हम बात करते हैं, हर 5 साल के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज यानी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कौन से मेथड के थ्रू? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, लेकिन हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के अंदर इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर जब हमने राज्यसभा के इलेक्शंस को डिस्कस किया था, वहां पे हम डिस्कस करके आए थे। उसी सेम मेथड से हमारे प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट किया जाता है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। ओके, हमने पढ़ लिया कि कैसे इलेक्ट होता है, कितने सालों के लिए होता है। अब बात आती है रिमूवल की, कि कैसे रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंट को। तो सबसे पहली बात, जो प्रेसिडेंट है वो एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन है, उनको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। आप उनको रिमूव कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ उस केस के अंदर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, और वो भी इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की जो पावर है, जो कुर्सी है, वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा पावर हमने दी है। आगे चलते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट ऑल्दो हमारे फॉर्मल हेड होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनके पास पावर होती है, बट प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जिस तरीके से उनसे बताती है उसी तरीके से प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रियल पावर है वो किसके हाथ में है? वो प्राइम मिनिस्टर या उनके कैबिनेट के हाथ में है। एंड दैट इज राइटफुली सेड, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे होते हैं। प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे होते। तो जनता के थ्रू जो इलेक्टेड लोग हैं वही अगर फैसला ले, वही अगर उनके हाथ में ज्यादा पावर हो तो वही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, बिकॉज तभी लोगों की डिमांड्स पूरी हो पाएंगी। एंड इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी अडॉप्ट किया था,
ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास पावर ही नहीं है। देखो आर्टिकल 74(1) में भी लिखा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है विद प्राइम मिनिस्टर, उनको एडवाइस देना होगा प्रेसिडेंट के लिए कि किस तरीके से वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ऐसा क्यों है। आगे चलते हैं पावर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले देखते हैं इन्फॉर्मेशन राइट्स। अब प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि उनको इन्फॉर्म, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्हें इन्फॉर्म रखता है प्रेसिडेंट को, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है, क्या डेलिब्रेशन हो रहा है, कैसी वो पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, कैसे वो प्रोग्राम लेकर के आते हैं। एंड इन केस अगर प्रेसिडेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से या काउंसिल से कि मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर सारी जानकारी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लिगेटेड, यानी अब प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह है, उनको आंसरेबल है, उनको वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी चीजें वो पूछ रहे हैं उनको वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा है सेंडिंग बैक एडवाइस। अब क्या होता है, देखो पहले बिल आता है किसी भी चीज को, सपोज कोई भी बिल लेके आना है, एनवायरमेंट के ऊपर आपको कोई भी बिल लेकर के आना है, ठीक है, तो पहले वो लोकसभा में पास होगा। ठीक है, आपकी सिंपल मेजॉरिटी डिपेंड करता है बिल टू बिल, किसी में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, किसमें स्पेशल। ठीक है, लेट्स सपोज लोकसभा से वो पास हो गया, देन इट विल गो टू राज्यसभा, वहां से भी वो पास हो जाता है। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है। जब तक प्रेसिडेंट उसको अप्रूव नहीं करेगा वो बिल पास नहीं होगा और वो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर है कि फाइनल टेक उनका होता है। ठीक है, बट अब जो प्रेसिडेंट, अब जब बिल हमारा लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी से पास हो गया है तो वो पहली बार प्रेसिडेंट के पास आएगा। इन केस अगर प्रेसिडेंट को फर्स्ट टाइम के अंदर उसमें कुछ भी गड़बड़ लगती है, मान लो कोई फॉल्ट है या कोई भी ऐसा लीगल इशू है, ठीक है, तो वो उसको रीसेंड कर सकते हैं, वो दोबारा से उसको रिकंसीडर करने के लिए सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। अब लोकसभा में वो दोबारा से वो बिल, फिर अगर इन केस लोकसभा के मेंबर्स, क्योंकि अब उनके पास मेजॉरिटी है, उनके पास सरकार है, ठीक है, मेजॉरिटी लोकसभा जो लीडिंग पार्टी है वही बिल लेकर के आ रही है, राइट, तो दोबारा से वो लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा वालों की मर्जी है कि अगर वो उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्ट्री की मर्जी, अगर वो कुछ चेंज करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो वो नहीं भी कर सकते और वो सेम बिल को दोबारा से पास कर देते हैं। एंड उसके बाद प्रेसिडेंट को सेकंड टाइम में उसको साइन करके देना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये भी एक पावर है कि इन केस अगर कोई भी गड़बड़ी है किसी भी बिल के अंदर, राइट, तो प्रेसिडेंट उसको वापस भेज सकता है रिकंसीडरेशन के लिए एज अ वेरी अवेयर पब्लिक, है ना, हमको भी पता चल जाएगा कि ओके ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ बिल आया है जो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसीडरेशन के लिए वापस से भेजा है, उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो ऑपोजिशन भी आवाज उठा सकता है, साथ के साथ आम जनता भी आवाज उठा सकती है, राइट, तो रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकता है। तो ये अलाउ करता है इन केस अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा फ्लॉ है, कोई भी ऐसा लीगल इशू है या कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर लॉ की वजह से, उस बिल की वजह से, जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगा, तो प्रेसिडेंट उसको वापस भेज सकता है रिकंसीडरेशन के लिए। तो ये हो सकता है एक उनकी पावर। ठीक है, आगे चलते हैं वीटो पावर। अब जो हमने पढ़ लिया, एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, उसको प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है ना, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको साइन नहीं करेंगे वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक सेकेंड देना मेरे को प्लीज। हाँ, कूल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, विदहोल्ड भी कर सकता है, यानी रोक भी लगा सकता है, राइट। प्रेसिडेंट उस बिल को पहले तो वापस दे सकता है रिकंसीडरेशन के लिए, ठीक है, उनके पास क्या है, ये वीटो पावर है, लेकिन पार्लियामेंट दोबारा से उसी सेम बिल को भेज देती है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट बाउंड है कि उसको साइन करना पड़ेगा, है ना। दोबारा समझा देती हूँ, लोकसभा में पास हो गया, आपका राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद वो बिल आता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ कमियां लगती है, तो वो उसको वापस से रिकंसीडरेशन के लिए भेज देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो लोकसभा है, जो बिल लेकर के आया है, जो कैबिनेट, जो सरकार बिल लेकर के आई है, उनके पास मेजॉरिटी है, वो नहीं चाहते उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना, वो एज इट इज उस बिल को दोबारा से लोकसभा में पास कराएंगे, राज्यसभा में पास कराएंगे, दोबारा से सेकंड टाइम प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे और अब सेकंड टाइम प्रेसिडेंट को वो साइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे एक कैच है, प्रेसिडेंट के पास एक और पावर आती है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसको बिना साइन किए हुए उसको होल्ड पे रख सकता है, और ये कोई भी टाइम लिमिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं की गई है कि प्रेसिडेंट उसको 1 दिन रखे, चाहे 1 साल रखे, चाहे 10 साल रखे, राइट। तो ये होती है पॉकेट वीटो, आप बिल को पेंडिंग रख सकते हो इनडेफिनिट, अनिश्चित काल के लिए, राइट। इसका एक एग्जाम्पल भी है, 1986 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट जो थी वो एक एक्ट लाना चाहती थी, बिल लाना चाहती थी, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट। तो कहीं ना कहीं वो प्रेस की जो फ्रीडम थी उसको रिस्ट्रिक्ट करने वाला था, तो लोग इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, वो लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है, आपके प्रेसिडेंट के पास जाता है साइनिंग के लिए। ठीक है, एंड उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्हें ये पता था कि ये जो बिल है ये ठीक नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसको होल्ड पे रख देते हैं। ठीक है, उसको पेंडिंग पे रख देते हैं, उसमें कुछ जवाब ही नहीं देते हैं,
ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद वो अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, नए प्रेसिडेंट हमारे आ जाते हैं, प्रेसिडेंट वेंकट रमन, ठीक है। एंड उसके बाद जब वो आते हैं तो सरकार चेंज हो गई थी, 1986 में किसी और की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी आई गेस। फिर 1989 के अंदर एक कोलिएशन गवर्नमेंट आ जाती है, अब नई सरकार आ गई तो वो उस बिल को पास ही नहीं करते। तो अब देखो 3 साल तक उन्होंने इसको विदहोल्ड करके रखा, ठीक है, 2.5 से 3 साल तक इसको विदहोल्ड करके रखा। एंड उसके बाद नई सरकार आ गई तो वो चाहते ही नहीं थे इस बिल को पास होना, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये अपनी इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया कि उसको इनडेफिनेट काल के लिए या जब तक उसको पास नहीं किया, उसके ऊपर असेंट नहीं किया, उसको विदहोल्ड पे रखा, तो ऐसा बिल आने से प्रिवेंट हो पाया, ठीक है। आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक ऐसी सिचुएशन जब आपकी किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है तो अब ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, दैट ही मस्ट यूज इज डिस्क्रेशन, यानी अपनी पावर को यूज करके प्राइम मिनिस्टर को वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर काफी सारे अब अलायंसेस बनते हैं अलग अलग, राइट, तो बहुत सारे लीडर्स मेजॉरिटी क्लेम करने लग जाते हैं, राइट, बट अब प्रेसिडेंट अपनी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जज करते हैं कि कौन सा जो लीडर है वो ज़्यादा इफेक्टिवली लीड कर पाएगा या सरकार को रन कर पाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है और कोलिएशंस बन रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 4 पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस हुए थे हमारे बिटवीन 1989 से लेकर 1998 तक, किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी एंड कोलिएशन की सरकारें आ रही थी। तो यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट का एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। वो पार्टीज के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं एंड फिर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को अप्रूव करते हैं, ठीक है, नई सरकार को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, लोकसभा को डिसोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं इन केस जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी मेजॉरिटी, लेट्स सपोज इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कोलिएशन आ गया, एक जो पीएम है उसने 5-6 पार्टीज को मिलकर के अपनी जो मेजॉरिटी, लेट्स सपोज 272 सीट्स हैं वो किसी तरह पूरी कर ली है, ठीक है, लेकिन 2-3 महीनों बाद उस कोलिएशन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, कुछ पार्टीज अपना सपोर्ट वापस देने लगती है और वो मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होंगे वो लोकसभा को डिसॉल्व कराएंगे एंड दोबारा से इलेक्शन कराएंगे या कोई दूसरा तरीका निकालेंगे जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जा सके, ठीक है। तो ऐसी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के अंदर जब गवर्नमेंट स्टेबल ना हो और कोलिएशन पावर में आ जाए तो हमें वहां पर प्रेसिडेंट का काफी हद तक रोल देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 5वां पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल रोल इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। प्रेसिडेंट हमारे फॉर्मल होल्डर होते हैं, ठीक है, सेरेमोनियल हेड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका बहुत मेजर रोल होता है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो हमने पढ़ा कि जो मेजर पावर है वो किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट के हाथ में, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तब तक रहेगा जब तक उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, लोकसभा में क्या है, मेजॉरिटी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये मेजॉरिटी हमेशा बनी रहेगी, बहुत सारी सिचुएशंस आती है जिसमें पार्टी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है तो मेजॉरिटी कहीं ना कहीं वो लूज कर जाते हैं, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है वो लूज कर जाते हैं। अब मेजॉरिटी लूज कर गए तो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो क्या होता है, जो लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ जाता है, लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ जाता है, बिकॉज अब मेजॉरिटी है नहीं किसी पार्टी के पास, हमारे पास कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है, राइट। तो ऐसे केस के अंदर जब ये वाली जो चीज है, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये काफी अनस्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक ऐसा स्टेबल हेड हो स्टेट का जिसका एक फिक्स टर्म हो, जिसको हटाना इतना आसान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो रोल है हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है कि जो प्रेसिडेंट की फिक्स टर्म है 5 साल 6 साल तक उनको कोई नहीं हटा सकता एंड उनके पास जो अथॉरिटी है कि ऐसे पॉलिटिकल जब सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, सो ही इज द वन हु जजेस कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कैसे इलेक्शंस होंगे, कैसे देश को चलाया जाएगा, लोकसभा को डिसॉल्व कराया जाएगा, दोबारा से री इलेक्शन कराए जाएंगे, राइट। सो ही इज समबडी हु रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन सच अ सिचुएशन। उसके बाद स्टेबिलिटी को और कंटिन्यूटी को रिस्टोर करने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगेन वो हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन जो उनकी है, एक जो फिक्स टेन्योर है कि उनको हटाना इतना आसान नहीं है, वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है, वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है, ठीक है। आगे चलते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रहे होते हैं, जजेस को अपॉइंट कर रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कहीं ना कहीं इनका सही होता है, ठीक है। इन काफ़ी सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है, कमीशंस को अपॉइंट कर रहे होते हैं डिफरेंट लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, राइट। लेजिस्लेटिव पावर का अगर हम देखते हैं तो ही हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट एज वेल, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर मेजोरिटी नहीं है किसी भी पार्टी के पास, ठीक है। कोई भी अपना मैसेज है वो हाउसेस तक सेंड कर सकते हैं। तो
डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं किसी भी लॉ को लेकर के, किसी भी बिल को लेकर के, तो वो हर न्यूज के अंदर होगा। और अगर वो कोई सही स्टैंड ले रहे हैं तो पीपल विल सपोर्ट हिम, राइट। ठीक है, इसके अलावा वो पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर 12-13 मेंबर्स को वो इलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बिल इनके असेंट के बिना पास ही नहीं हो सकता है। हमने पढ़ लिया कि इनके पास वीटो पावर है, पॉकेट वीटो है, जिसका हमने लास्ट में इंस्टेंसेस भी देखे हैं पास में कि किस तरीके से यूज हुआ है। ऑर्डिनेंसेस को ये इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस को हम नेक्स्ट चैप्टर में, आई थिंक जुडिशरी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ रहे होंगे, राइट। आगे चलते हैं, जुडिशियल पावर की अगर हम बात करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इमरजेंसी के अंदर प्रेसिडेंट इज द वन हु डिक्लेयर्स इमरजेंसी, राइट। तो ये भी एक इनके पास पावर है। इसके अलावा मिसलिनियस पावर की अगर हम बात करते हैं तो ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, राइट। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल जितनी भी ट्रीटीज होते हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, वो इन्हीं के नाम से हो रहे होते हैं, राइट। तो हमने पढ़ा ना, सेरेमोनियल हेड है, हेड ऑफ स्टेट यही है हमारे। ठीक है, और जिनकी जो पोजीशन है, इनका जो पावर है, ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक ये बहुत ही फ्री एंड फेयर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसके अलावा बाकी अगर हम देखा जाए तो पोजीशन की बात करें तो एग्जीक्यूटिव हेड है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। 1 नंबर के लिए याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी कंट्री का फर्स्ट सिटीजन कौन है? हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, टर्म 5 साल के लिए होता है। उसके बाद दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन। ठीक है, ओथ किसके थ्रू ली जाती है? या तो इंडिया के सीनियर मोस्ट जजेस इन्हें दिला रहे होते हैं, राइट। ये इनका एनरोलमेंट है, जो भी इनको पैसा पेंशन मिल रहा होता है। देन देयर इज क्वालिफिकेशन कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दूसरा ऑफिस या पावर होल्ड नहीं कर रहे हो सकते। ठीक है, इलेक्शन इलेक्टेड इनडायरेक्टली कैसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत आपके एमपीज और एमएलएज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। वैकेंसी की बात करें तो इन केस अगर 5 साल इनका टर्म पूरा हो गया है, उसके बाद ही नई वैकेंसी आ रही होती है, राइट। या फिर इन केस इनकी डेथ हो गई है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, या फिर इम्पीचमेंट के थ्रू वैकेंसी नहीं आ सकती है। पावर हमने देख लिया, बहुत ही हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगैन ही इज ऑल्सो इलेक्टेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन वही सिमिलर, प्रेसिडेंट की तरह आपको जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम था वही करना होगा। डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट के केस के अंदर आपके एमपीज जो मेंबर है पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, एज वेल एज जो मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी वोट कर रहे होते हैं, उनका भी रोल होता है। लेकिन इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ओनली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही आपको वोट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, अच्छा, इनको रिमूव करने के लिए पहले आपको राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन पास कराना होगा। क्यों? बिकॉज जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे ऑफिशियल चेयरमैन या चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, जिस तरीके से लोकसभा में आपके अलग से स्पीकर होते हैं, उसी तरीके से राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, तो इन केस अगर इनको रिमूव करना है, इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना है, तो सबसे पहले राज्यसभा से कोई रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ठीक है, एंड द रेजोल्यूशन मस्ट बी एग्रीड अपॉन बाय द लोकसभा एज वेल। इसी के बाद इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का अगर हम और मेजर रोल देखते हैं, पहली बात तो ये राज्यसभा के हेड है। ठीक है, उसको लीड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट की सपोज डेथ हो गई है, उन्होंने रिजाइन कर दिया या उनके अगेंस्ट कोई भी इम्पीचमेंट का एक्शन ले लिया गया है, ठीक है, और उस टाइम पे वैकेंसी है, उनकी जगह पे कौन फिर ड्यूटी निभाएगा? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट निभाएंगे। ठीक है, सो ही सर्व्स एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट एज वेल अंटिल एंड अनलेस अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस हमको दिया हुआ है, जब फरुखुद्दीन अली अहमद जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी, तो बीडी जाटी करके जो थे उन्होंने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो उस टाइम के हुआ करते थे, उन्होंने इनकी रोल को निभाया था जब तक किसी नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर दिया गया था। ठीक है, तो वो था हमारा प्रेसिडेंट का। आई होप वहाँ तक क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं, सेकंड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही हमारे हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ठीक है, एंड सो मेकिंग हिम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, बिकॉज सारा जो आपका लेजिस्लेटिव काम हो रहा होता है, जो लॉज बन रहे होते हैं सॉर्ट ऑफ, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही हमारा बना रहा होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस है मेजोरिटी सपोर्ट की। डेफिनेटली अगर आपके लोकसभा, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, हम लोकसभा के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। अब जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, उनका जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, राइट। तो मेजोरिटी इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये मेजोरिटी को लूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपनी
पावर को भी लूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस की हमें इनिशियल जो फेजेस था 1989 से पहले तक का जो फेज था 1947 से लेकर के हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर कांग्रेस क्लियर कट मेजॉरिटी लेकर के आती थी, तो टिपिकली उन्हीं के ही प्राइम मिनिस्टर बनते थे। लेकिन 1989 के बाद से हमारी जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थी या जो हमारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स थे वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगे। किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती थी और आने वाले 10, 15, 20 सालों तक यही सिचुएशन चली थी और उसके बाद हमें कोलिएशन एरा हमारे यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। अब उसके बाद फिर 2000 के बाद से स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। मेजॉरिटी आपको रूल अलायंसेस एनडीए या यूपीए का ही कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो इनिशियल फेज था काफ़ी सालों तक 50-60 सालों तक तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, बिकॉज कांग्रेस पार्टी हमेशा मेजॉरिटी ले जाती थी और उनके प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे। लेकिन 1989 के बाद से हमें कोलिएशन एरा का फेज भी देखने को मिला है, ठीक है। ओके, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने देख लिया कि लोकसभा के अंदर जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी है उसी के लीडर बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड इनको फॉर्मली अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे होते हैं, राइट। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे, वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी हमारी कैबिनेट को अपॉइंट कर रहे होते हैं। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए डिफरेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द सीनियरिटी लेवल, है ना, लिखा गया है डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी या फिर उनकी जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, मिनिस्टर्स को रैंक दी जाती है कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सिमिलरली स्टेट में भी यही होता है, स्टेट के अंदर जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपनी मिनिस्ट्री को अपॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री मेंबरशिप, अब जो पीएम है या जो मिनिस्टर्स हैं जितने भी अपॉइंट करने हैं, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर 15-16 जो जन होते हैं, 15-16 से तो आई गेस ज़्यादा ही होते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। इन केस अगर किसी को मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है और वो एमपी नहीं है, सो ही और शी नीड्स टू बी गेट इलेक्टेड विद इन 6 months आफ्टर हिज और हर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं तो काफ़ी लोग अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काफ़ी क्रिटिक्स या डिबेट्स चलते आए थे कि जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है उनको अपनी काउंसिल ऑफ मेंबर डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करनी चाहिए, उनके पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। दे वांटेड कि एक स्विच सिस्टम होना चाहिए, यानी वही वो एक जो पूरा लोकसभा या राज्यसभा है वो मिलके वोटिंग के थ्रू अपॉइंटमेंट करे, ठीक है। तो हमें काफ़ी जगह से ये भी क्रिटिक देखने को मिलती आई है। आगे चलते हैं, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, 2003 से पहले जो साइज ऑफ काउंसिल होता था वो कभी भी फिक्स नहीं होता था, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे जो साइज था वो कभी बड़ा होता रहता था, कभी छोटा होता रहता था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता था। एंड काफ़ी बार क्या होता था, लेट्स सपोज किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी चाहिए, ज़्यादा वोट्स चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी हमें पता है मेजॉरिटी किस लिए चाहिए, लोकसभा के अंदर चाहिए। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को प्लीज करते थे कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर को जाके बोलते थे कि आप एक काम करो, आप हमको अपना सपोर्ट दो, हम आपको डिफेंस मिनिस्ट्री दे देंगे, हम आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री दे देंगे, राइट। तो ये जो टेम्पटेशन था, इससे काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती थी, राइट। तो इसी वजह से फिर अमेंडमेंट लाया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो हमारा लोकसभा है उसके 15%, अगर लोकसभा के जो टोटल मेंबर है उसके 15% से ज़्यादा मेंबर्स आपके साइज नहीं हो सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, राइट। आगे चलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल हमें हमेशा देखने को मिलता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। देखो, लोकसभा या जो हमारी राज्यसभा है, जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, ये आता है मेजर हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर, ये है हमारा लेजिस्लेचर, ठीक है। अब इन्हीं में से कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक कैबिनेट बनाई जाती है जिसको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। 20-25 डिफरेंट आपकी मिनिस्ट्रीज होते हैं, उनके डिफरेंट आपके मिनिस्टर्स होते हैं, उनके नीचे बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती है, ठीक है। तो आए तो वो इधर से ही है, राइट, आए तो वो इलेक्ट हो गए इधर से है। तो अब ये जो कैबिनेट है ये हमारा मेजर लॉ मेकिंग का काम करती है। दे एक्ट एज द थिंक टैंक, एक तरीके से ये पॉलिसीज लेकर के आ रही होते हैं, फ्रेम करके ला रही होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडिपेंडेंट कमीशन होती है जिनके साथ मिल करके ये जो कैबिनेट होता है ये लॉज या पॉलिसीज को लेकर के आता है। कहाँ पे, यहाँ पे प्रस्तुत करता है पार्लियामेंट के अंदर। इनके अंदर वोटिंग होती है, इनके अंदर डिबेट होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो बाकी मेंबर्स है उनका काम है इनके ऊपर डिबेट करना, सपोर्ट देना, ये वाला काम है, राइट। तो अब ये कैबिनेट जो लॉ लेके आई है ये पास तो तभी होगा ना भैया जब ये वोट देंगे, जब ये इनको सपोर्ट करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं लोकसभा या जो लेजिस्लेचर है हमारा, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करके रखता है और इनको रेगुलरली सुपरवाइज भी करता है, ठीक है। सेकंड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लोकसभा के लिए, ठीक है। इनकेस अगर लोकसभा कॉन्फिडेंस लूज करती है तो सबको रिजाइन करना पड़ जाता है, बिकॉज यहीं से ही मेंबर सिलेक्ट होकर के जा रहे हैं, वही सेम बात है, ठीक है। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि अगर किसी भी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है
ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशंस वगैरह हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ रहे होंगे क्या होते हैं। तो पूरा का पूरा जो काउंसिल है, कैबिनेट है, उसको रिजाइन करना पड़ता है। ईदर दे हैव टू एक्सेप्ट द कैबिनेट डिसीजन या फिर अगर वो डिसएग्री करते हैं तो उन्हें रिजाइन करना होता है। तो इस पॉइंट के अंदर ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। लेकिन जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो आंसरेबल होती है हमारे लेजिस्लेचर को भी, बिकॉज ये जो भी लॉज लाएंगे, जो भी एक्ट्स लाएंगे, जो भी पॉलिसीज लाएंगे, उसमें इनको सपोर्ट इनका चाहिए होगा, तभी तो वो बिल या लॉज पास हो पाएंगे, राइट। आगे चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के रोल की अगर हम बात देखते हैं तो इंडिया के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही पैरामाउंट या सुप्रीम पोजीशन है, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर के बिना फंक्शन नहीं कर सकता है, उनके एडवाइस के बिना, उनके डिसीजन मेकिंग के बिना, राइट। सो ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन काउंसिल, यहाँ आपका कैबिनेट है, ये जो काउंसिल है जो मेजर आपका थिंक टैंक है एक तरीके से, दूसरा आपका पार्लियामेंट है जो सॉर्ट ऑफ वोट बैंक है, जो वोटिंग करता है, डिबेट करता है, डिस्कशन करता है, ठीक है, अपने सजेशंस देता है, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में, इन तीनों को साथ में चला करके इनके लिंकअप का काम करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल से बात करता है, उनके साथ बैठ के बातचीत करता है, लॉज लाता है, सारी चीजें लाता है। पार्लियामेंट में बैठे हैं उसके मेजॉरिटी, पार्लियामेंट में क्या बैठी है? प्राइम मिनिस्टर की मेजॉरिटी, उसकी पार्टी की मेजॉरिटी। तो वो उनके साथ, अगर मान लो मेजॉरिटी को काउंसिल का कोई डिसीजन पसंद नहीं आ रहा, कोई लॉ पसंद नहीं आ रहा, तो अब प्राइम मिनिस्टर आकर के बातचीत करेगा, बैठेगा कि बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो काउंसिल को जाके बताएगा कि भैया ये प्रॉब्लम्स है, राइट। सिमिलरली प्रेसिडेंट के साथ, अगर प्रेसिडेंट को कोई बिल पसंद नहीं आ रहा, वो रिकंसीडरेशन के लिए बार बार उसको भेज रहा है, विद होल्ड कर रहा है, या कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो कोई भी ऐसा डिसीजन है, तो कोई भी, तो वहां पे वो लिंक का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करते हैं डिसीजंस, जो भी आपके मेजर फैसले हो रहे हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। एंड इसके अलावा ही नीड टू मेक श्योर कि इन तीनों के अंदर एक सिंक बना रहे, ठीक है, मेजर, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन या पॉलिसी मेकिंग यहीं से ही आपकी आ रही होती है। तो अगर इनको अपनी स्मूथली सरकार चलानी है तो इनको तीनों के साथ बना करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। सोर्स बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर आती कहाँ से है? तो डिफरेंट सोर्सेज है कि इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल है। लोकसभा के अंदर लीडर यही है, मेजर इनके लीड तो यही कर रहे हैं ना उनकी पार्टी को, राइट। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इनकी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलती है, मीडिया के पास इनका एक्सेस होता है, एज वेल एज ही इज प्रोजेक्टेड एज द नेशनल लीडर, बिकॉज यही हमारे इंटरनेशनल समिट्स को कैरी आउट कर रहे होते हैं, फॉरेन विजिट्स को कर रहे होते हैं, राइट। सो ये हमारे नेशनल लीडर होते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से हमें इनकी पावर डिराइव होती हुई दिखती है, ठीक है। आगे चलते हैं, चेंजिंग पावर डायनेमिक्स आफ्टर कॉलिएशन, ठीक है। अब क्या होता है, अब प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की पार्टी जो है, अगर उसके पास क्लियर कट मेजॉरिटी है उसकी खुद की पार्टी के पास, तो सीन सॉर्टेड है। लेकिन अगर क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है और कॉलिएशन है, तो कॉलिएशन के अंदर एक्स वाई जेड ई एफ जी बहुत सारी पार्टीज होती है, तो अब प्राइम मिनिस्टर को इनके साथ भी बना करके चलनी पड़ती है, राइट। तो कॉलिएशन एरा के बाद हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। भले ही वो एनडीए अलायंस अगर आप बात करते हो या यूपीए अलायंस की अगर आप बात करते हो, तो वहां पे सभी जितनी भी उसके विद इन पार्टीज है उन सबका टेक भी लेकर के चलना पड़ता है, ठीक है। तो जो एक्सटेंट है पावर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर अगर एक क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ जो यील्ड कर रहा होता है, वो काफी बार बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है इन केस ऑफ कॉलिएशन गवर्नमेंट्स, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ही नीड टू मेक श्योर कि कॉलिएशन के अंदर एक्स वाई जेड ई एफ जी जितनी भी पार्टीज है वो सब एक कॉमन कंसेंसस पे आ सके, अदरवाइज दे विल लूज मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट इन द लोकसभा, ठीक है। और ऐसा हुआ है कि काफी सारी कॉलिएशन गवर्नमेंट 1989 के बाद अपना टर्म ही फुलफिल नहीं कर पाती थी, वो इलेक्ट हो जाती थी, सरकार बना लेती थी, लेकिन उनके विद इन इंटरनल डिफरेंसेस इतने होते थे कि वो एक कंसेंसस पर नहीं आ पाते थे, जिससे उनकी सरकार बीच में ही खत्म हो जाती थी, सपोर्ट लूज कर देती थी, ठीक है। अब इफेक्ट देखते हैं, तो कॉलिएशन गवर्नमेंट का क्या होता है, अब जो इट इंक्रीज द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट का रोल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है इन प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन के अंदर। अगर हमने पढ़ा था कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो प्रेसिडेंट वुड बी टेकिंग द पर्सनल जजमेंट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, राइट। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, तो अब ज़्यादा कंसल्टेशन हमें करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टनर्स के विद इन, कि आपको अपने सारे पार्टनर्स को खुद खुश रखना है, तभी जाकर के वो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की जो एक अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, पावर होती थी, वो अब हमें कम होती हुई दिखाई देती है इन केस ऑफ कॉलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है कि पहले प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के लोगों को मिनिस्ट्री में सेलेक्ट कर सकता था, है ना। अब क्योंकि बहुत सारी पार्टीज है, तो ही नीड टू मेक श्योर कि उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, उनके भी लीडर्स को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर उनको जगह देनी पड़ती
है, उनसे बातचीत करके उस काउंसिल को बनाना पड़ता है, अदरवाइज वो अकेला भी बना सकता था, ठीक है। तो उनके रोल्स को डिटरमाइन करने में कहीं ना कहीं उनकी पावर हमें कम होती हुई दिखती है, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। इसके अलावा अब जो पॉलिसीज आएंगी, प्रोग्राम्स आएंगी, वो नेगोशिएशंस के थ्रू आएगी, बिकॉज हर एक पार्टी का एक अपना एजेंडा है, अपनी आइडियोलॉजी है। कोई पार्टी है जो सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, कोई पार्टी है जो कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो वो एक राइट बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीएम इस केस में ज़्यादातर नेगोशिएटर का ही एक्ट कर रहा होता है रेदर देन अ सोल लीडर, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टेट लेवल पैलेस, तो ऐसा ही हमें सिमिलर पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें स्टेट में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे गवर्नर होते हैं हमारे, ठीक है, गवर्नर्स होते हैं। जैसा जो रोल प्रेसिडेंट का हमें देखने को मिलता है हमारे सेंट्रल लेवल के ऊपर, वही रोल हमें और वही पावर्स हमें गवर्नर के पास देखने को मिलती है इन केस ऑफ स्टेट, ठीक है। आप जो सीएम होते हैं वो आपकी मेजॉरिटी पार्टी को रूल कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड वही सिमिलर सा हमारा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये हम फेडरलिज्म चैप्टर में भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। देखो, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो जो इंप्लीमेंटेशन है मिनिस्टर्स का हम पहले पढ़ के आए थे, एक थे हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, राइट, एंड दूसरे थे हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। तो इन्हीं को ही आप ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम सिविल सर्वेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मिनिस्टर्स को असिस्ट कर रहे होते हैं पॉलिसी बनाने में, फॉर्मुलेट करने में, इम्प्लीमेंट करने में, राइट। तो यहाँ पे हमें इनका एक बहुत मेजर रोल देखने को मिलता है। अब आगे आता है पॉलिटिकल कंट्रोल एंड सुपरविजन। डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे होल्ड द अथॉरिटी, ठीक है। लेजिस्लेचर का भी हमें इनके ऊपर कंट्रोल देखने को मिलता है। अब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर उनको प्रोफेशनली अकाउंटेबल होना चाहिए और पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, राइट। क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, उनका टेन्योर तो 50-60 साल तक वो सर्व करते हैं, राइट। तो 5 साल किसी की सरकार आ रही है, फिर अगले 5 साल किसी की सरकार आ रही है। सो दे नीड टू बी प्रोफेशनली अकाउंटेबल, कि वो अकाउंटेबल रहे और पॉलिटिकली न्यूट्रल होना पड़ेगा। उन्हें किसी भी पार्टी का फेवर नहीं कर सकते वो, राइट। उनका काम है कि फेथफुली, बहुत ही फेयरली और एफिशिएंटली पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा सके, बिकॉज कहीं ना कहीं जो आईएएस है या आईपीएस है, दे गेट इलेक्टेड बिकॉज उन्हें नेशन को सर्व करना होता है, राइट। तो ये आ गया। कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर पहले हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज आता है, फिर स्टेट सर्विसेज आते हैं, फिर सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में यही है, ऑल इंडिया सर्विसेज में आपका आईएएस आता है, आपका आईपीएस आता है। सेंट्रल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो आपका इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस या फिर आईसीएस इंडियन कस्टम सर्विस आता है। सिमिलरली स्टेट सर्विसेज के अंदर आपके काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजनल सिविल सर्विसेज, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, ठीक है। मेरिट बेस्ड अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी पार्टिजन फेवर नहीं होता, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी को इलेक्ट किया जाता है। सिविल सर्वेंट्स का एक बहुत ही मेजर बड़ा एग्जाम होता है, 8-9 पेपर होता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कर रहे होते हैं इनका अपॉइंटमेंट, ठीक है। सिमिलरली हमें स्टेट लेवल के ऊपर भी एक ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो मेंबर्स होते हैं, ये जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये एक फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है। अब इनका जो रिमूवल है और जो सस्पेंशन है वो इतना आसानी से नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम सारे ही जो ग्रुप्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन फ्री एंड फेयर तरीके से देना चाहते हैं, भले वो दलित है, आदिवासी है, वुमेन है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, तो कहीं ना कहीं इनको रिजर्वेशन, इनकी सीट्स रिजर्व करके रखी जाती है इन दीज सर्विसेज एज वेल, ठीक है। तो वही है कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो और कोई भी अनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो, तो कहीं ना कहीं इसके लिए रिजर्वेशन को यहाँ पे भी अप्लाई किया हुआ है। आगे चलते हैं, रोल ऑफ आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हाई लेवल के ब्यूरोक्रेसी होती है हमारे स्टेट्स के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे होते हैं, यही हमारे टिपिकली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। अब इनको अपॉइंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, बट दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तो इन केस अगर इनके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है, ठीक है। थर्ड आते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बहुत सारी हमारी डिफरेंट पोस्ट होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रही होती है। आगे चलते हैं, ब्यूरोक्रेसी का अगर हम रोल देखते हैं गवर्नेंस के अंदर, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट कर रही होती है, लोगों को रीच आउट कर रही होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि काफ़ी लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर को बिकॉज दे फील कि ब्यूरोक्रेसी अनरिस्पॉन्सिबल है एंड वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही होती है। बट हर
जगह पे एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, हमारे पास RTIs की पावर है ना। हम किसी भी, अगर हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए छोटी से छोटी, तो हम उसके लिए रिट फाइल कर सकते हैं, RTI फाइल कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट के अंदर पिटीशंस डाली जा सकती है। तो आज के टाइम का जो सेटअप है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुका है। अभी भी काफ़ी सारी कमियां हैं, लेकिन होपफुली वो धीरे धीरे हम रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सो इफेक्टिव गवर्नेंस, अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, साथ के साथ पॉलिटिकल ओवरसाइट होना चाहिए। अगर एक्सेसिव इंटरफेरेंस होता है ब्यूरोक्रेट्स के काम के अंदर, उनके कामों के अंदर दखलंदाजी ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है और वो सिटीजन की नीड के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस एंड एक्सपेक्टेशन। अब बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज लाए जाते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचा के रखा जा सके, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले मेजर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस को और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम इनके अगेंस्ट में अगर कोई भी ऐसा हमारे सपोज आज के टाइम पे अगर हमारे गाँव के अंदर भी जो फंड एलोकेट होता है, हम उसकी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ वो पैसा लगा है, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे जब ये RTIs आई हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है, तो पहले क्या होता था, पहले नॉट एवरीबडी बट लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके आई डोंट नो ये कहना सही भी होगा या नहीं, बट ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। वो जो पॉलिटिकल बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, MP MLA होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स को अपने दबाव के अंडर ला करके अपने फेवर में पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स को लाना चाहते हैं, ठीक है, अपने फेवर में चीज़ें लाना चाहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी टफ जॉब इन इटसेल्फ, राइट। तो ये सब चीज़ें, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम जल्दी से जल्दी हो, ठीक है, बट वही है कि बहुत टाइम लगता है चीज़ों को पास होने में, एक बिल को लॉ तक बनने में बहुत टाइम लग रहा होता है, राइट। तो ये हो गया कंक्लूजन। अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न एग्जीक्यूटिव एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन हमें गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। आज के टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर इंजॉय कर रहे होते हैं कंपेयर टू अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन आगे आगे जब हम लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे, हम जुडिशरी को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा नहीं, सारी पावर एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं है, लेजिस्लेचर के हाथ में भी बहुत सारी पावर है, जुडिशरी के हाथ में भी बहुत सारी पावर है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी वाला सिस्टम है, ये चेक एंड बैलेंसेस का काम भी करता है। ये भी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ठीक है, उन्होंने हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं कर सकती है, लेजिस्लेचर का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, बिकॉज इनके सपोर्ट के बिना एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो एक रेगुलर और एक फर्म सुपरविजन और कंट्रोल हमें इनके ऊपर देखने को मिलता है, और इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम था उसको चूज़ किया था। इसके अलावा जो पीरियोडिक टाइमली इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं, कोर्ट्स जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही होती है कि अगर पार्लियामेंट, हमारे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर किसी भी ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जुडिशरी उसके अंदर इंटरवीन करती है, ठीक है। आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करती है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो अनरिस्पॉन्सिव ना रहे, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, लोगों को अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। इस चैप्टर में मेनली जो हमारे दो मेजर टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, दैट इज योर प्रेसिडेंट एंड योर प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या क्या पावर्स है, ठीक है। तो हमने यही पढ़ लिया एग्जीक्यूटिव होता क्या है। फिर हमने 3 डिफरेंट तरीके के सिस्टम पढ़े हैं। प्रेसिडेंशियल, जहाँ पे प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर होती है, देन देयर इज पार्लियामेंट्री एंड सेमी पार्लियामेंट्री सिस्टम। इन दोनों ही केसेस के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक सेरेमोनियल हेड भी होता है। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपके पास मोनार्क होगा, और इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक आपका प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड माना जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हम इंडिया के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमने क्यों अडॉप्ट किया और क्या क्या पावर्स, ये क्या क्या कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिर हमने प्रेसिडेंट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है कि डिस्पाइट बीइंग अ सेरेमोनियल ही हैज़ लेस पावर, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि काफ़ी सारी ऐसी पॉलिटिकली ड्रिवन सिचुएशंस आती है जब अनस्टेबिलिटी होती है, तो वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट का रोल हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हमने इनकी वीटो पावर के बारे में पढ़ा कि कैसे इनके पास एक पॉकेट वीटो होती है जिसके थ्रू वो किसी भी बिल को पेंडिंग रख सकते हैं, राइट, लोगों के वेलफेयर के लिए। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट का ये फिक्स टर्म है वो कहीं ना कहीं हमारी स्टेबिलिटी को या रिप्रेजेंटेशन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को हमने डिटेल में पढ़ लिया, देन हमने प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। इनकेस आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।